अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। हाँ, भारतीय संविधान का वो हिस्सा जिससे प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल बनते हैं और मेंस में जिससे आंसर राइटिंग की क्वालिटी तय होती है। जी हाँ, आज हम समझने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी को। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद सिंह, जहां हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बनाते हैं बिल्कुल सिंपल और एग्जाम रेडी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वालिटी एनालिसिस आपको लगातार मिलते रहें, तो इस पेशकश को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सवाल नीचे कमेंट में जरूर पूछें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 को डिकोड करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी दिए गए हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद जरूरी हैं। प्रीलिम्स में सीधे आर्टिकल से सवाल आ जाते हैं और मेंस में इनकी फिलॉसफी पर आधारित सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, इसे अच्छे से याद रखना है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, नॉन जस्टिशिएबल। इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में समझें तो अगर सरकार इन सिद्धांतों को लागू नहीं करती तो कोई भी अदालत में जाकर केस नहीं कर सकता। ये एक तरह से कह सकते हैं कि माता पिता की सलाह की तरह है, नैतिक रूप से बहुत जरूरी लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो इन सिद्धांतों का असल मकसद क्या है? पहला, देश में सिर्फ पॉलिटिकली नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना। दूसरा, भारत को एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाना, जहां सरकार का काम लोगों का भला करना हो। और तीसरा, ये सरकार के लिए एक आईने की तरह काम करते हैं, जिससे वो अपने काम को जांच सकती है। ये जो वेलफेयर स्टेट वाला पॉइंट है ना, ये मेंस के जवाबों के लिए एक गोल्ड माइन है। खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डीएसपी को संविधान की एक नॉवल फीचर यानी कि एक अनूठी विशेषता कहा था। ये उनकी अहमियत को दिखाता है। आप मेंस के उत्तरों में इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके जवाब और भी प्रभावशाली लगेंगे। इसका एक हिस्टोरिकल कनेक्शन भी बहुत दिलचस्प है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाम से एक दस्तावेज था, जो उस समय के गवर्नर जनरल को निर्देश देता था। हमारे डीपीएसपी ठीक उसी की तरह है, बस ये आज की विधायिका और कार्यपालिका को निर्देश देते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए एक की फैक्ट है। अब कुछ बहुत ही मशहूर टिप्पणियां देख लेते हैं जो एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा। केटी शाह ने एक मजाकिया अंदाज में कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी से कैश करेगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसने क्या कहा, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में बहुत आता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो कोर आर्टिकल्स जिनसे सीधे परीक्षा में सवाल आते हैं। इस सेक्शन पर अपना पूरा ध्यान बनाए रखिएगा। सबसे पहले आर्टिकल 36, ये राज्य यानी स्टेट की परिभाषा देता है। और यहाँ मजेदार बात यह है कि ये वही परिभाषा है जो मौलिक अधिकारों के लिए आर्टिकल 12 में दी गई है। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानसभा, ये सब इसमें शामिल हैं। अब आर्टिकल 370 बहुत यूनिक है, इसको ध्यान से समझिए। ये कहता है कि डीएसपीएस नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी कोई कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि ये देश के शासन के लिए मौलिक यानी फंडामेंटल हैं और कानून बनाना सरकार का कर्तव्य है। तो एक तरफ कानूनी शक्ति नहीं है, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य है। आर्टिकल 38, ये वेलफेयर स्टेट की अवधारणा की आत्मा है। ये कहता है कि राज्य एक ऐसी सोशल ऑर्डर बनाएगा जहां न्याय हो और आय, स्थिति और अवसरों की असमानताओं को कम किया जाए। यही तो है असली सामाजिक और आर्थिक न्याय। और अब आती है मेरी फेवरेट मेमोरी ट्रिक। आर्टिकल 39 के सारे पॉइंट्स को याद रखने के लिए बस ये एक लाइन याद रखिए, एलडीसी गोज टू पीएचसी। यहां एल का मतलब लाइवलीहुड, आजीविका, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वितरण, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना, पी का मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एच का मतलब हेल्थ ऑफ वर्कर्स और सी का मतलब चाइल्डहुड प्रोटेक्शन। है ना शानदार? आर्टिकल 39A ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। ये कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। इसी के तहत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा जैसे संस्थान काम करते हैं, जो जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी मदद देते हैं।
जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है, अनुच्छेद 40 से 51 तक कई सारे निर्देश हैं। अब सब याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी वाले को डिटेल में देखते हैं, जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 40, जो गांधी जी का सपना था, ग्राम पंचायतों की बात करता है, जिसे बाद में 73वें संशोधन से हकीकत में बदला गया। फिर है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो आजकल काफी चर्चा में रहता है। इसके बाद आर्टिकल 45, जो पहले 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा की बात करता था, लेकिन 86वें संशोधन के बाद अब ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल की बात करता है। और आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति का आधार है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की वकालत करता है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। डीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं और इनका लक्ष्य एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। आर्टिकल 39A मुफ्त कानूनी सहायता से जुड़ा है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों से और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से। बिल्कुल सिंपल। तो अब तक हमने डीपीएसपी के बेसिक्स और कुछ की आर्टिकल्स को समझ लिया है। अब इन्हें बेहतर समझने के लिए देखते हैं कि इन्हें किन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, ये वर्गीकरण संविधान में नहीं दिया गया है, बल्कि एक्सपर्ट्स ने इनकी प्रकृति के आधार पर किया है। इस टेबल को देखिए। पहली कैटेगरी है समाजवादी यानी सोशलिस्ट, जिसका मकसद है कल्याणकारी राज्य बनाना और असमानता कम करना। दूसरी है गांधीवादी, जो गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को दर्शाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत और कुटीर उद्योग। और तीसरी है उदार बौद्धिक यानी लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो आधुनिक और तार्किक सिद्धांतों की बात करती है, जैसे समान नागरिक संहिता और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। समय के साथ डीपीएसपी में कुछ नए सिद्धांत भी जोड़े गए हैं। ये बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहले 42वें संशोधन ने मुफ्त कानूनी सहायता, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा। फिर 44वें संशोधन ने आय की असमानताओं को कम करने की बात कही। इसके बाद 86वें संशोधन ने आर्टिकल 45 को बदला और हाल ही में 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 43B जोड़ा। और अब इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्सा, मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी के बीच वर्चस्व की लड़ाई। कौन ज्यादा शक्तिशाली है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों तक हमारी न्यायपालिका और संसद को उलझाए रखा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक सीधी लाइन में नहीं है। इसका जवाब समय के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों से एक कहानी की तरह विकसित हुआ है। चलिए इस कहानी को समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1951 में चंपकम दुराईराजन मामले से। यहाँ कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ऊपर हैं, लेकिन ये बस शुरुआत थी। 1967 में गोलकनाथ मामले में कोर्ट ने और भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत देकर सब कुछ बदल दिया। और अंत में 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक खूबसूरत संतुलन बनाया और कहा कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक ही रथ के दो पहिए हैं। दोनों के बीच संतुलन ही संविधान का मूल ढांचा है, और यही आज की स्थिति है। तो अब हम दोनों के बीच के अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर नेगेटिव हैं, यानी वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे राज्य भेदभाव नहीं करेगा। वहीं डीपीएसपी सकारात्मक हैं, वो राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे राज्य ग्राम पंचायत बनाएगा। एफआर जस्टिशिएबल हैं, डीपीएसपी नहीं। एफआर राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की। ये टेबल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए अब एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं, ताकि ये सारी जानकारी दिमाग में लंबे समय के लिए बैठ जाए। तैयार हैं? याद रखिए, पार्ट 4 आर्टिकल्स 36 से 51, स्रोत आयरलैंड। अंबेडकर ने इसे नोबल फीचर कहा। ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, पर शासन के लिए फंडामेंटल हैं। लक्ष्य है वेलफेयर स्टेट, और आर्टिकल 39 की ट्रिक तो अब कोई भूल ही नहीं सकता। 3 तरह का वर्गीकरण है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। 4 जरूरी संशोधन याद रखने हैं, 42, 44, 86 और 97। और सबसे जरूरी बात, एफआर और डीपीएसपी के बीच अब टकराव नहीं बल्कि संतुलन है, और यही हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब थ्योरी हो गई, रिवीजन भी हो गया, तो बारी है प्रैक्टिस की। इस पेशकश को पॉज करके खुद जवाब देने की कोशिश करनी है। रेडी? पहला सवाल बहुत सीधा है।
डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट किस संविधान से लिया गया है, यूएसए, आयरलैंड, यूके या कनाडा? दूसरा सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 40, 42, 44 या 51? और तीसरा सवाल, एफआर और डीपीएसपी के बीच बैलेंस को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा किस केस में घोषित किया गया? चलिए जवाब देखते हैं पहले सवाल का कि डीएसपी कहां से लिया गया। उसका सही जवाब है बी, आयरलैंड। दूसरा सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल, उसका जवाब है सी, आर्टिकल 44। और तीसरा, एफआर डीएसपी संतुलन को बेसिक स्ट्रक्चर किसने बताया, उसका जवाब है बी, मिनर्वा मिल्स केस 1980, जिसने इस लंबी बहस को समाप्त किया। अब ये मेंस के लिए कुछ सवाल हैं। पहले सवाल में आपको अंतर बताना है और मिनर्वा मिल्स केस का जिक्र करते हुए वर्तमान स्थिति समझानी है। दूसरे सवाल में आपको आर्टिकल 370 की व्याख्या करनी है कि नॉन एनफोर्सेबल होते हुए भी ये देश के लिए फंडामेंटल कैसे हैं। उम्मीद है कि डीएसपीपी का पूरा टॉपिक अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछने में बिल्कुल संकोच न करें। दोस्तों, अगर ये विश्लेषण आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, स्टडी विद सिंह को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ मिलेगी हर टॉपिक की सिंपल और